हमारे वोटों से इनकी सरकारें बनती हैं। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, हमारे वोटों की भीख से बने। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, हमारे वोटों की भीख से बनी। तेज प्रताप मंत्री बना, हमारे वोटों की भीख से बना। अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बना तो हमारे वोटों की खैरात से बना। 2.5% वालों ने तो अपना स्थान ले लिया, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता, और कहा कि मुझे उप मुख्यमंत्री का ऐलान करिए तब मैं स्टेज पे आऊंगा। मुख्यमंत्री का ऐलान किया। अरे मुकेश साहनी की क्या औकात थी? क्या मुकेश साहनी की ताकत आपकी ताकत से ज्यादा है? क्या मुकेश साहनी के पास आपसे ज्यादा विधायक थे? नहीं ना। तो 18% वालों का ऐलान क्यों नहीं हुआ? आप ऐलान कर देते कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री, तब तो मैं समझता। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं और हमें भेजा गया है आपके दरमियान में। आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई पहचान के मोहताज नहीं है। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब हमारी शरीयत को शहीद किया जा रहा था तो शरीयत के लिए लड़ रहे थे। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब ट्रिपल तलाक पर बिल लाया गया, कांग्रेसी मुसलमान खामोश थे या तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, तब आपकी लड़ाई वही लड़ रहे थे। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो CA/NRC पर जो कानून बनाने के लिए बिल लाया गया तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उसे फाड़ने का काम किया था। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन्होंने सीमांचल को स्पेशल स्टेटस देने की बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाया था। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सीमांचल के इस इलाके में बाढ़ आई तो 80 लाख रुपए की दवा सीमांचल के लोगों के लिए भेजा था। NRC जब कोरोना काल आया तो उसमें ऑक्सीजन की मशीन भेजी थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और जमहूरियत में इंसाफ कैसे मिलता है? आज देश के अंदर हर समाज मुख्य धारा से जुड़ गया, हर समाज आगे बढ़ गया, लेकिन इस देश में अगर कोई मुख्य धारा से पिछड़ा कटा, अगर कोई समाज पीछे हुआ तो वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान पीछे हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। हमने कौन सी गलती की? क्या हमने इस देश की आजादी में कुर्बानी नहीं दी थी? क्या 50,000 से जायद उलमा इकराम ने अपनी गर्दनों को नहीं कटवाया था? शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर अंग्रेजों ने मुसलमानों की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया था। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर जब आजादी के मुजाहिदीन को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई थी तो अंग्रेजों ने मुसलमानों की लाशों को जंगलों में आग लगा करके उसमें फेंक दिया था। ये कुर्बानी हमारी इस देश के लिए है। क्या रेशमी रुमाल की तहरीक हमने नहीं चलाई थी? क्या हमने, हमारे उलमा इकराम ने अपने मसाजिद से, अपने मदारिस से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दिया था? क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या आपको? अरे वो डब्बा ले लो भाई, गाड़ी में मेरे होगा। क्या हमारे उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दिया था? अरे इस देश की बुनियाद में हमारे आबाओ अजदाद के खून शामिल है। इस देश के निर्माण में मुसलमानों का खून और पसीना, उन्होंने अपना सब कुछ लुटा करके इस देश का निर्माण किया। लेकिन आज इस देश में सबसे ज्यादा किसी के ऊपर अगर हमला हो रहा है, किसी की शरीयत पर हमला हो रहा है, हमारी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, हमारी खानकाह को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदारिस को तोड़ा जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है। क्यों? कभी हमने सोचा उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं,
गोश्त के नाम पर हमें मार दिया जा रहा है, हमारी मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है। क्यों? कभी आपने सोचा? हम तो सोचते नहीं। हमको 78 सालों से एक ही जिम्मेदारी दी गई है कि हमको बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकते रोकते बीजेपी सेंट्रल में पहुंच गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले गई। सुनो, ना हमारे वोटों से बीजेपी जीतती है, ना बीजेपी को हमारा वोट चाहिए। आप वोट दो तब भी बीजेपी जीत जाएगी, आप वोट नहीं डालोगे तब भी बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी को उसका जब तक बहुसंख्यक समाज कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ नहीं जाएगा, जब तक बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। और बहुसंख्यक समाज बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ है, वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ नहीं है। अगर आज आरजेडी और कांग्रेस अपोजिशन में है, उसका वजूद अगर बचा है तो उस वजूद को बचाने का काम 18% मुसलमानों ने किया है, दूसरों ने नहीं किया है। हमारे वोटों से इनकी सरकारें बनती हैं। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, हमारे वोटों की भीख से बने। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, हमारे वोटों की भीख से बनी। तेज प्रताप मंत्री बना, हमारे वोटों की भीख से बना। अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बना तो हमारे वोटों की खैरात से बना, जबकि उसका अपना वोट बीजेपी के साथ जाता है। क्या मेरी बात गलत है? किसी यादव बाहुल्य क्षेत्र से किसी मुसलमान को आरजेडी अगर टिकट देकर के जिता करके लेकर के आ जाए, तब तो मैं ये समझूंगा कि ये देश सेकुलर देश है। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी जब इलेक्शन लड़ना पड़ा था तो वो मैनपुरी से नहीं लड़ाया था कांग्रेस ने, बल्कि उनको भी जाकर के रामपुर से लड़ना पड़ा, क्योंकि 52% मुसलमान है उस लोकसभा में। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहने आया हूं, 2.5% वालों ने तो अपना स्थान ले लिया, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता, और कहा कि मुझे उप मुख्यमंत्री का ऐलान करिए तब मैं स्टेज पे आऊंगा। मुख्यमंत्री का ऐलान किया। अरे मुकेश साहनी की क्या औकात थी? क्या मुकेश साहनी की ताकत आपकी ताकत से ज्यादा है? क्या मुकेश साहनी के पास आपसे ज्यादा विधायक थे? नहीं ना। तो 18% वालों का ऐलान क्यों नहीं हुआ? आप ऐलान कर देते कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री, तब तो मैं समझता। नहीं ऐलान करेंगे, हमारे ऊपर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय, नाइंसाफी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? उसकी वजह हम है, क्योंकि आज तक हमने कभी भी अपना वोट डाला है तो हमने सिर्फ एक शर्त पर डाला है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम आपको वोट देंगे तो क्या हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुलेंगे। कभी हमने ये पूछा? कभी हमने ये कह करके वोट नहीं डाला कि हम आपको वोट देंगे तो क्या आप हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल खोलेंगे। हमने कभी नहीं पूछा। हम तो एक ही कंडीशन पे वोट डालते हैं, क्या तुम बीजेपी को रोक लोगे, क्या तुम एनडीए गठबंधन को रोक लोगे। और जब हम वोट डालते हैं, बीजेपी हार जाती है, तो यही आरजेडी के लोग कहते हैं कि तुमको तुम्हारा इनाम मिल गया। हमने ये थोड़ी कहा था कि तुम हमको वोट दो तो हम तुम्हारे लिए अस्पताल बनाएंगे। तुमने तो कहा था हम वोट दे रहे हैं और तुम बीजेपी को हरा दो, तो हमने बीजेपी को हरा दिया, यही तुम्हारा इनाम है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे कहने आया हूं, ये सीमांचल का इलाका हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के नक्शे पर सबसे पिछड़ा इलाका है। क्यों? वजह क्या है? सारी स्कीमें तो हर जिले में जा रही है, हर इलाके में जा रही है। पटना को खूबसूरत बनाया जाता है, तो फिर सीमांचल को खूबसूरत क्यों नहीं बनाया जाता? आप बताओ मुझे।